हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का 8th क्वेश्चन है। आज विक्रय संविदा के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। जो विक्रय संविदा है, सेल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं ये बताने हैं। और विक्रय तथा विक्रय करने के करार, जो एक सेल है और सेल करने का जो एग्रीमेंट है, इनमें क्या अंतर है ये बताना है। ठीक है। प्रस्तावना या फिर परिचय। विक्रय संविदा भारतीय विक्रय वस्तु अधिनियम, जो विक्रय संविदा है, सेल कॉन्ट्रैक्ट है, वो भारतीय विक्रय वस्तु अधिनियम 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत परिभाषित एक ऐसी संविदा है जिसके तहत कोई विक्रेता किसी वस्तु का स्वामित्व किसी खरीदार को मूल्य लेकर हस्तांतरित करता है। जो विक्रेता है वो किसी वस्तु का, किसी सामान का मूल्य लेकर उस वस्तु को उसको ट्रांसफ़र करता है या हस्तांतरित करने का वचन देता है। यह एक विशेष प्रकार की संविदा है जिसमें दोनों पक्षों के बीच वस्तु और मूल्य के आदान प्रदान का कानूनी संबंध होता है। ठीक है। फिर है विक्रय संविदा के आवश्यक तत्व। जो विक्रय संविदा होती है, किसी भी वस्तु को सेल करने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो दो पक्षों का होना। जो विक्रय संविदा है उसमें दो पक्ष होने चाहिए। कौन से? एक क्रेता, एक विक्रेता। क्रेता जो किसी वस्तु को खरीदेगा और विक्रेता जो किसी वस्तु को बेचेगा। फिर कोई वस्तु होनी चाहिए जिसको खरीदा या बेचा जा रहा है। फिर उस वस्तु का मूल्य होना चाहिए। स्वामित्व का हस्तांतरण, जो उस वस्तु पर विक्रेता का ऑनरशिप है, विक्रेता की ऑनरशिप है, उसको वो क्रेता के नाम पर ट्रांसफ़र करता है। फिर कानूनी योग्यता, उस वस्तु को बेचने के लिए उसके पास कानूनी योग्यता होनी चाहिए विक्रेता के पास। फिर अन्य सामान्य आवश्यकताएं। ठीक है, इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला तत्व है दो पक्षों का होना, टू पार्टीज। विक्रय संविदा में भिन्न पक्षों का होना आवश्यक है। दो भिन्न पक्ष होने चाहिए अलग अलग, एक विक्रेता और एक खरीदार। खरीदार मतलब क्रेता। कोई व्यक्ति स्वयं से विक्रय नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति खुद को ही कोई भी सामान नहीं बेच सकता। यह संविदा तभी वैध होगी जब दोनों पक्ष स्वतंत्र और अलग हों। ठीक है। एक होता है सेलर विक्रेता, एक होता है बायर क्रेता। ठीक है, दो पक्ष होते हैं विक्रेता की संविदा में। फिर है वस्तु, विक्रय का विषय वस्तु। जो विषय वस्तु है विक्रय के लिए वो होनी चाहिए जो चल संपत्ति के अंतर्गत आती हो, और वो वस्तु चल संपत्ति के अंतर्गत आती हो जिसको आसानी से कहीं भी मूव किया जा सके, कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। संपत्ति का हस्तांतरण केवल वस्तु पर ही संभव है। अचल संपत्ति इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। अगर कोई अचल संपत्ति है, जैसे किसी का कोई घर है या फिर कोई ज़मीन है, ये होती है अचल संपत्ति, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, उसको कहते हैं अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है उसको कहते हैं चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो विक्रय वस्तु के लिए क्या होनी चाहिए? चल संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है। फिर है मूल्य। कोई विक्रय केवल तब ही माना जाएगा, कोई भी सामान है वो बेचा हुआ तब ही माना जाएगा जब वस्तु का आदान प्रदान मूल्य के बदले में हो। जब उस वस्तु के बदले में कोई मूल्य, कोई पैसा दे दिया जाएगा तब ही उसको विक्रय माना जाएगा। यदि वस्तु किसी सेवा वस्तु के बदले दी जाती है, अगर कोई सेवा के बदले कुछ चीज़ दी जा रही है या फिर कोई वस्तु के बदले कोई वस्तु दी जा रही है, तो उसे विनिमय कहेंगे, एक्सचेंज, न कि विक्रय। ठीक है। फिर है स्वामित्व का स्थानांतरण। जो स्वामित्व है उसका ट्रांसफ़र करना। विक्रय में वस्तु का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित होना चाहिए। जो विक्रय किया जाता है उसमें वस्तु का जो स्वामित्व है, जो वस्तु की ओनरशिप है, वो क्रेता को दे दी जाती है या होने का वादा किया जाना चाहिए। या तो दे दी जानी चाहिए या फिर देने का वादा किया जाना चाहिए। जब तक स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता, जब तक उस वस्तु की ओनरशिप
उस व्यक्ति को नहीं दी जाती, किसको, खरीदने वाले को, तब तक वह एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय करने का करार की स्थिति में होता है। जब तक वो वस्तु उसको नहीं दी जाएगी तब तक वो विक्रय करार कहलाएगा, और जब उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तब वो कहलाएगा विक्रय। ठीक है। फिर इसका 5th पॉइंट है कानूनी योग्यता। विक्रय संविदा तभी वैध मानी जाएगी जब दोनों पक्ष भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत संविदा करने के योग्य हों, यानी वे बालिग, यानी कि वो मैच्योर होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, समझदार हों, उनमें इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, और अयोग्य न हों, वो नाबालिग नहीं होने चाहिए, ना समझ नहीं होने चाहिए, उनकी जो योग्यता है किसी भी संविदा को करने की वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद है अन्य सामान्य आवश्यकताएं। संविदा में स्वतंत्र सहमति, फ्री कंसेंट, वैध उद्देश्य और अन्य आवश्यक शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी तत्व अनुपस्थित है तो संविदा अमान्य मानी जाएगी। फिर है विक्रय और विक्रय करने के करार में अंतर। विक्रय और विक्रय करने के करार दोनों ही भारतीय विक्रय वस्तु अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर स्वामित्व के स्थानांतरण और जोखिम के हस्तांतरण से संबंधित होता है। ठीक है। फिर है स्वामित्व, ओनरशिप। विक्रय में वस्तु का स्वामित्व क्रेता को तत्काल स्थानांतरित हो जाता है। जब कोई वस्तु सेल कर दी जाती है तो उस वस्तु पर जो स्वामित्व होता है वो तत्काल, वो तुरंत ही उसको मिल जाता है, किसको, क्रेता को। जबकि विक्रय करने का करार, जो विक्रय करने के लिए एग्रीमेंट होता है, उसमें यह हस्तांतरण भविष्य की किसी तिथि या शर्त के पूरा होने पर होता है। ठीक है। जब किसी वस्तु को खरीदने का कोई एग्रीमेंट किया जाता है कि वो वस्तु आपको एक निश्चित टाइम पे या फिर किसी शर्त के अनुसार मिल जाएगी, उसे कहेंगे विक्रय करने का करार। और जब किसी वस्तु पर आपको तुरंत ही, तत्काल ही स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, उसे कहेंगे विक्रय। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद है जोखिम, रिस्क। विक्रय में माल के साथ जोखिम भी खरीदार पर स्थानांतरित हो जाता है, जबकि विक्रय करार में जोखिम अभी भी विक्रेता पर रहता है। जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें जोखिम रहता है किसका, विक्रय का, मतलब विक्रेता का। और जब किसी वस्तु का हस्तांतरण तुरंत ही आपको हो जाता है, तुरंत वो आपको मिल जाती है, आपको उस पर स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, तब जो जोखिम है वो आता है खरीदार पर, क्रेता पर, लेकिन करार में रहता है विक्रेता पर। ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद है कानूनी प्रकृति। विक्रय एक निष्पादित संविदा है, जबकि विक्रय करने का करार एक निष्पादनीय संविदा होती है। फिर है उल्लंघन का परिणाम। विक्रय के उल्लंघन पर खरीदार वास्तविक वस्तु की मांग कर सकता है, जबकि विक्रय करने की करार में केवल हर्जाना मांग सकता है। अगर उसने कोई विक्रय करने का करार किया है तो उसमें वो हर्जाना मांग सकता है, और विक्रय करने का अगर कोई उल्लंघन हुआ है, कोई भी चीज़ खरीदी गई है, उसने गलत आपको बेची है, तो आप उसमें वास्तविक वस्तु से मांग सकते हो। फिर इसमें एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, 1977 का ये केस है। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विक्रय करने का करार सिर्फ एक वादा है, न कि पूर्ण विक्रय। यदि वह पूरी नहीं होती तो केवल हर्जाना मिलेगा। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। विक्रय संविदा में जब सभी आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं तभी वह कानूनी रूप से प्रभावी होता है। संविदा क्रेता और विक्रेता के बीच एक मजबूत संबंध बनाती है, जहां वस्तु के स्वामित्व का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु है उसके स्वामित्व का, उसकी ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। फिर है इसके कीवर्ड्स, प्रस्तावना या फिर परिचय। विक्रय संविदा अधिनियम 1930 का ये एक्ट है।
इसके अंतर्गत विक्रय या फिर विक्रय करने का करार की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है कि विक्रय और विक्रय करने का करार क्या है। इसमें विक्रेता वस्तु को खरीदार को देता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच वस्तु के मूल्य के लिए जो वस्तु का मूल्य है वो दी जाती है, और इसके आदान प्रदान के लिए जो संबंध होता है उसी को कहते हैं विक्रय या फिर विक्रय कर संविदा। ठीक है। फिर है विक्रय संविदा के आवश्यक तत्व। जो विक्रय संविदा है जिसमें किसी वस्तु को बेचने के लिए कोई संविदा की जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके आवश्यक तत्व। दो पक्षों का होना। जो विक्रय संविदा है उसमें दो पक्ष होने चाहिए, एक क्रेता और एक विक्रेता। फिर वस्तु, उन दोनों के बीच में जो संविदा हो रही है वो किसी वस्तु के लिए होनी चाहिए, उस वस्तु का कोई मूल्य होना चाहिए। स्वामित्व का हस्तांतरण, स्वामित्व का स्थानांतरण, जो भी स्वामित्व है, जो भी ओनरशिप है उस वस्तु की, वो दूसरे व्यक्ति को दी जानी चाहिए। उस वस्तु को बेचने का, उस वस्तु को बेचने का विक्रेता के पास कानूनी अधिकार होना चाहिए और क्रेता के पास खरीदने का होना चाहिए। वो व्यक्ति एक तो बालिग होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, और वो कानूनी रूप से अयोग्य नहीं होना चाहिए। या फिर अन्य सामान्य आवश्यकताएं हैं जैसे कि स्वतंत्र सहमति। फिर है विक्रय और विक्रय करने के करार में अंतर। इन दोनों में अंतर बताया हुआ है भारतीय विक्रय वस्तु अधिनियम की धारा 4 में। ठीक है। फिर है स्वामित्व, ओनरशिप। जो विक्रय है उसमें तत्काल स्वामित्व मिल जाता है, और जो विक्रय करार है उसमें एक निश्चित तिथि और या फिर शर्त के अनुसार ओनरशिप मिलती है। फिर है जोखिम। विक्रय में जोखिम क्रेता का होता है। जो विक्रय है उसमें जोखिम होता है क्रेता का, और जो करार है, विक्रय करार है, उसमें जोखिम होता है विक्रेता का। फिर कानूनी प्रकृति। इसमें विक्रय में निष्पादित होता है, और जो करार विक्रय है, जो विक्रय करार है उसमें निष्पादनीय होता है। ठीक है। और फिर है उल्लंघन का परिणाम। वास्तविक वस्तु की मांग क्रय द्वारा। इसमें वास्तविक वस्तु की मांग की जा सकती है। अगर विक्रय संविदा में कोई भी उल्लंघन होता है तो इसमें जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, वो वस्तु की मांग कर सकता है, और जो करार है, जो विक्रय करार है, उसमें हर्जाने की मांग की जा सकती है कि मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, जो भी मैंने पैसा दिया है मुझे वो पैसा दो। ठीक है। फिर इसके बाद एक केस था इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 1977 का एक केस है। ठीक है। इसमें विक्रय करार एक वादा है। न्यायालय ने कहा कि विक्रय करार जो है वो एक वादा है, न कि पूर्ण संविदा। ठीक है। और इसमें हर्जाने की मांग की जा सकती है। और फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। ठीक है।